Now we discuss with you now एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। आपके पास यहां पर बहुत सी इक्वेशंस आएंगी, ठीक है, बहुत से फंक्शंस आएंगे, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। ये वैसे 11th क्लास का टॉपिक है, ग्राफ बनाना, कि पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, इलिप्स का ग्राफ कैसे बनता है, सर्किल का कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ये कंसेप्ट पता है तब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, और एरिया निकालने में इंटीग्रेशन का क्या रोल है। यहां जो कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा मैं आपको छोटी फॉर्म में बता दूं, शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, तो ये होगा कि आपके पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो, ठीक है, या कोई कर्व बनाते हो। मान लेता हूं आपने कोई कर्व बनाया, ये ग्राफ बना, सॉरी ये ग्राफ बना, ठीक है, या फिर इसके बाद कोई ग्राफ आपके पास ये बना, ये वाला। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताइए साहब इसका एरिया क्या होगा। इसका एरिया क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या दे रखा होगा। ये जो कर्व है ना, ये जो फंक्शन है, इसकी इक्वेशन आपको दे रखी होगी, बाउंडेड दिस कर्व। ठीक है, आपको इसकी इक्वेशन दे रखी होगी, तो आपको इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन से एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका क्या कंसेप्ट है। उसका कंसेप्ट ये है कि आप कोई भी ग्राफ बनाए, मान लेता हूं आपने यहां से लेकर ऐसे कोई ग्राफ बनाया, किसी कर्व का, वो कोई इक्वेशन का, किसी फंक्शन का ये ग्राफ बना, और इस ग्राफ को आपने यहां x बराबर a है और यहां पर x बराबर b है। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका ये ग्राफ है। ठीक है, ये y इक्वल टू एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, राइट। यहां पर एफ एक्स कोई भी हो सकता है, साइन एक्स, y बराबर समथिंग्स, कोई फंक्शन हो सकता है। ठीक है, आपने इसको ग्राफ बना लिया। यदि आप इस कर्व को ध्यान रखिएगा, मैं यहां बात कर रहा हूं, इस कर्व को यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर दें। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इस कर्व को यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला एरिया निकल के आ जाता है। कर्व से एक्स एक्सिस तक का एरिया निकल के आ जाता है। ठीक है, कर्व से एक्स एक्सिस तक का एरिया निकल के आता है। मान के चलता हूं आपके पास इस तरह से लगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये जो बनती है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को बनती है, वो बनती है ग्राफ बनाना ही नहीं जानते सर। हम तो पता ही नहीं कि कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। हमें तो पता ही नहीं सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसे बनेगा। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर इंटीग्रेशन की नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम अधिकतर जो है वो ग्राफ बनाने से है। तो मैं एक एक करके आपको वो शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाए जाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद आप क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, जरा देखिए। नंबर 1,
आपके पास जो इक्वेशन होगी जिसका आप ग्राफ बनाने की सोच रहे होंगे, उनमें एक इक्वेशन लीनियर हो सकती है, इस तरह की इक्वेशन, ठीक है ना, इस तरह की इक्वेशन हो सकती है। कहने का मतलब है कोई फंक्शन ऐसा लिखा आ सकता है कि f(x) बराबर 2x + 3, f(x) का मतलब है y बराबर 2x + 3, ठीक है। इस तरह की जब इक्वेशन आ रही है तो आप ग्राफ क्या बनाएंगे, यहां पर आप समझ लें कि x की पावर y की पावर 1 और 1, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब वो y = ऐसा हो सकता है, वो y = 0 हो सकता है, वो y = 3 हो सकता है, वो y = 2x हो सकता है, इनमें से कोई भी फॉर्मेट हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन सबके जो ग्राफ आएंगे वो स्ट्रेट लाइन आएंगे। अब इनका ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि जब इक्वेशन आपको इस तरह की दे रखी हो, कहने का मतलब है इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो, तो सिंपल सी एक टेबल बना लें, ठीक है भाई। आप टेबल बना लें और टेबल बनाने वक्त बस एक बात का ध्यान रखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, एक्स और वाई है। इसी इक्वेशन में आप एक बार x बराबर 0 डालें और एक बराबर y बराबर 0 डालें। हमेशा क्या करना है आपको, एक बार x बराबर 0 डालना है और एक बार y बराबर 0 डालना है, ये फिक्स है। आपने जब मान लेता हूं x बराबर इसमें 0 डाला तो y 3 आ गया, और y 0 डाला तो ये -3/2 आ गया, है ना, y 3 -3। तो अब इसका ग्राफ बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी कि 0 3, तो 0 3 तो यहां पर होगा, -3/2, x पर -3/2 यहां पर होगा और 0 यहां पर होगा, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बन गया साहब। इसी इक्वेशन का ये ग्राफ बन गया। समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन ग्राफ 10th क्लास में बहुत बनाए थे, ठीक है ना। ग्राफ, लीनियर इक्वेशन ग्राफ हमारा पूरा एक चैप्टर था, लेकिन हम भूल जाते हैं, पता नहीं पड़ता कैसे बनता है। दूसरी बात है कि y = 0, ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये इसे बोलते हैं y = 0। ये जो लाइन होती है ना, इससे y एक्सिस को, इसे बोलते हैं x बराबर 0। y बराबर 0 होती है एक्स एक्सिस, x बराबर 0 होती है y एक्सिस। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं आपसे। आपसे पूछा जाए कि y = 3 क्या होगा, तो y = 3 का मतलब है y एक्सिस पर आप 3 यूनिट जाएं, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, और x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो ये होगी y = 3। आप यहां पर कहें ये क्या होगी, ये होगी y = -2। आप नीचे की तरफ आए हो, यदि आप इसके पैरेलल जा रहे हो, ये तो ध्यान रखना x एक्सिस था और ये y एक्सिस था। भाई इक्वेशन ऐसी भी तो हो सकती है, ऐसी आ जाए जो y के पैरेलल हो, तो ये इक्वेशन क्या होती है, x = 2, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इक्वेशंस और आती हैं, ठीक है, कुछ और फंक्शंस दे रखे होते हैं डिफरेंट तरह के। उनमें जनरली आपके 12th लेवल पर जो फंक्शन आते हैं उनमें नंबर आता है इस तरह की इक्वेशन, x² + y² = a², ठीक है। इस तरह के कर्व्स आते हैं आपके पास कि इनसे बाउंडेड क्या बनेगा, बस में आ रही ना, x² + y² = a²। कई बार ये फंक्शन ऐसा भी लिखा आ सकता है कि फंक्शन f(x) बराबर क्या होगा, a² - का x²√। तो आप इसको y लिख लें तो y बराबर कितना हो गया, √a² - x²। तो ये क्या हो गया, y² बराबर a² - x²। सॉल्व करने पर यही चीज आ गई, ठीक है। तो x² + y² = a² जो इक्वेशन होती है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है।
यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट हमेशा बराबर है। यदि यहां पर 4x² लिखा हुआ है प्लस 4y² इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सर्किल की इक्वेशन होंगी। और इस कंडीशन में सेंटर जो है हमेशा 0 0 होगा और रेडियस इसका रूट होगी, यहां जो नंबर लग रहा है। यदि यहां a² है तो a² का रूट a होगा, तो यहां पर इसकी जो रेडियस है वो a हो जाएगी। तो ये आ गया सब, ठीक है। तो एक सर्किल हमारे पास ऐसा होता है x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, जहां पर सेंटर 0 0 रेडियस a होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ये लिखा आ जाए कि x² प्लस y² इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है सर ये वो सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है, ठीक है ना। तो सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, सेंटर 0 0 आ गया और रेडियस आपके पास 2 आ गई, तो इक्वेशन आपके पास ये बन गई। यहां से यहां तक रेडियस कितनी है आपकी? 2 है, ठीक है। हाँ, कोई कंफ्यूजन आपको? ठीक है, एक इक्वेशन क्रिएट हुई। दूसरी इक्वेशन सर्किल की इस फॉर्मेट न होकर, भाई हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर 0 0 हो जाए, सेंटर कुछ और भी हो सकता है, रेडियस और सेंटर कुछ और भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन दे रखे होंगे वो इस फॉर्मेट के होंगे आपके लिए कि x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इक्वेशन ऐसी आ सकती है, कहने का मतलब है कुछ इक्वेशन ऐसी लिखी आ सकती हैं x² प्लस y² प्लस का 4x माइनस का 6y माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कोई कर्व ऐसा आ रहा है तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए जरूरी है कि हमें पता लग जाए कि सेंटर क्या है भाई इसका। पहले तो ये पता लगे कि इक्वेशन किसकी है ये। तो आप ध्यान रखें कि यहां पर x² y² का कोफिशिएंट यदि सेम है तो आपके लेवल पर ये इक्वेशन सर्किल की होगी, ठीक है ना। ये फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन भी होती है, लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन ऑफ क्या है, खाली सर्किल ही है। x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब इक्वेशन इस तरह की दे रखी होगी तो सेंटर क्या होगा, ठीक है, और रेडियस क्या होगी। तो ध्यान रखें जब इक्वेशन इस तरह की है तो सेंटर हमेशा -g और -f आएगा और रेडियस जो है वो अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c आएगी, ठीक है। क्या हुआ, x के कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट जो है ना उसका हाफ करा, y का कोफिशिएंट है उसका हमने हाफ करा। तो यहां पर मैं पूछूं कि इक्वेशन इतनी है तो सेंटर क्या होगा, तो सेंटर होगा इसका आधा 2, अपोजिट साइन में -2, इसका हाफ क्या होगा 6 का हाफ होगा 3, अपोजिट साइन में हो जाएगा प्लस का 3, तो सेंटर हो गया ऐसा -2 और 3। रेडियस क्या होगी सब, रेडियस होगी g², इसका स्क्वायर 4 प्लस 9 -1, तो ये c कितना हमारा -1 है तो ये +1 हो गया, तो कितना हो गया रेडियस √14। रेडियस कितनी होगी सर, √14 होगी और सेंटर ये होगा। यदि इसका रफ फिगर में बनाने की कोशिश करूं तो इस तरह से तो बनाऊंगा मैं, सेंटर -2 और 3, ठीक है। -2 और 3 कहां पर आएगा, -2 यहां और 3 यहां। रेडियस इतनी है तो सर्किल कुछ इस तरह का बनेगा ना, हाँ भाई, हाँ। तो आप समझ गए होंगे कि सर्किल की इक्वेशन आपके 2 फॉर्मेट में ही हो सकती है, ज़्यादा दूसरा फॉर्मेट और कोई नहीं है, केवल एक ही फॉर्मेट ये होगा कि x² प्लस y² इक्वल टू a² है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन ऐसी हो सकती हैं जो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं कि वो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो सर्किल की निपट गया, आगे ना बस में सर्किल की इक्वेशंस क्या क्या होती हैं।
ठीक है, ये बेटा सही तरह से नहीं बनी ना, स्केचिंग सही तरह से नहीं हुई ना तो मामला खराब हो जाएगा, और स्केचिंग सही तरह से आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 4 नंबर चले जाएंगे नहीं तो। ठीक है, अब आगे समझ लो क्या होता है। ये सर्किल था, आगे होता है पैराबोला। ये पैराबोला जो होता है, देखिए ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y पर स्क्वायर है खाली, y पर स्क्वायर है या फिर x पर स्क्वायर होगा। एक बात और बता दें कि यहां पर ये y स्क्वायर 4x है, यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। यदि ऐसा आ गया तो बात फंस जाएगी। फिर तो कहने का मतलब है ये पैराबोला खाली y स्क्वायर इक्वल टू मान लेता हूं 5x है, ऐसा आ गया, राइट। यदि ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 2 आ गया तो ये बात कुछ और हो जाएगी। लेकिन यदि खाली y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्मेट का है तो इस पैराबोला ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। खाली इक्वेशन इतनी है, खाली इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में नहीं है, तो इनके ग्राफ हमेशा इस तरह के बनते हैं। ठीक है, यहां एक्स एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुलेगा, ये वाई एक्सिस होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आप मेरे से कहो कि सर इसका क्या बनेगा, तो कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा उस समय कि इस तरह की जब इक्वेशन आएंगी तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, इसके लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे। शिफ्टिंग द ओरिजिन वो कैसे होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, वो उस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक है, ये जरूर बता दूं मैं आपको। या दूसरा कर्व आपके पास जो बनेगा वो ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/। ठीक है, तो वो आपके पास कर्व हमेशा इस तरह का बनेगा, ये पैराबोला बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास एलिप्स। ये जो एलिप्स होता है ये होता है आपके पास हमेशा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर्मेट का। यहां पर भी कोई एक्स का टर्म नहीं है, खाली एक्स स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसका जो है कर्व ऐसा बनेगा। यहां पर a,0 होगा, यहां पर -a,0 होगा, ये 0,b होगा और ये 0,-b होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एलिप्स का है। आपके कोर्स में जहां तक क्वेश्चन मिलने की संभावना है वो केवल इन्हीं पर है। स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड, सर्किल से बाउंडेड, पैराबोला से बाउंडेड, एलिप्स से बाउंडेड। ठीक है, जो कर्व क्रिएट होगा से बाउंडेड, जो एरिया क्रिएट होगा, जो रीजन क्रिएट होगा, उसका एरिया कैसे निकाला जाता है? बाय द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्या रोल है, इंटीग्रेशन से एरिया कैसे निकाला जाता है, इसका क्या मीनिंग है, इसे समझ लीजिए आप। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, वैसे इस काम को 5वीं क्लास का बच्चा कर देगा, 5वीं का नहीं तो 6वीं का तो कर ही देगा। भाई एरिया पूछ रहा है इस कर्व का, तो ये कर्व क्या है? ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये क्या कर्व, कौन सा कर्व है? क्या बनेगा इसको, इसके सर्किल बनेगा। और सर्किल बनेगा तो इसका सेंटर कितना आएगा, रेडियस कितनी आएगी, एरिया कितना आएगा? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, R 2 है तो 4 पाई हो गया ना, तो इसका एरिया कितना आएगा, 4 पाई आएगा।
लेकिन ये 4 पाई जो आंसर आया ना, ये अभी आंसर निकालना है बाय द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। आंसर तो आपको पता लग गया ना, 4 पाई आएगा, एरिया तो कैसे भी निकालो आंसर तो वही आएगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंटीग्रेशन से आंसर कुछ और आ जाए और उससे कुछ और आंसर आ जाए, भाई एरिया तो वही है ना। तो एरिया कैसे निकलेगा इस बात को समझिए। देखिए आपको यहां पर इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है x² प्लस y² इक्वल टू 4। बहुत अच्छी तरह से फिगर बनाओ, क्योंकि आपका सर्किल भी है ना वो बड़ा जोरदार बनता है। कई बार एग्जाम हमने देखा है वो सर्किल ऐसा बनना होता है, सेंटर 0 0 है, सेंटर 0 0 है। हाँ बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर सा सर्किल बनाते हो आप कभी कभी, लाजवाब। देखते हैं एग्जामिनर प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता। तो आप एग्जामिनर को ज्यादा खुश मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो सर्किल बना लो अच्छा सा, ठीक है, ये बन गया। अब यहां से लेकर यहां तक सेंटर तो 0 0 है, रेडियस कितनी है 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, ठीक है। अब मैंने क्या बताया इसको मैंने आपको ये बताया था कि आप कोई कर्व जब स्केच करते हो, अब आप यहां से लेकर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इसके ऊपर और आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इसके ऊपर। मान लेता हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये फंक्शन था y बराबर fx। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस एरिया को निकालने के लिए आप ये करोगे सर a से लेके b तक इस fx को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो देखो मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मुझे यहां पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यदि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर, यहां से ये, तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा 0, मिल रहा है ना। तो ये मेरा a कितना हो गया 0 हो गया। यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर तो मुझे एक पॉइंट मिल गया 2, तो मेरा b बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो मैंने 2 पॉइंटों से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है भाई एक्स एक्सिस पर, मैंने एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंटों से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एक पॉइंट इससे ड्रॉ किया है तो मैं यहां पर आ गया हूं, और एक पॉइंट मैंने यहां से इसी पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। मैं कहूं कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो ये पॉइंट यहीं पर आएगा ना, पॉइंट पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना, तो वो पॉइंट वहीं पर आएगा। तो कहने का मतलब है दूसरा पॉइंट भी 2 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूं, इस कर्व को इंटीग्रेट करूं तो क्या निकल के आ जाएगा सर, ये एरिया निकल के आ जाएगा है। और इसका मैं 4 टाइम कर दूं तो पूरे सर्किल का एरिया आ जाएगा। क्लियर है ना। तो पहली बात तो मुझे पता लग गई लिमिट कहां से कहां तक लेनी है, लिमिट कहां से कहां तक आएगी, इसमें 0 से लेकर 2 तक आएगी। अब मैं कर्व को इंटीग्रेट करूं, मैं कह रहा हूं कर्व को इंटीग्रेट करूं। सर कर्व को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है आपका, कोई यहां पर कर्व लिखा गया तो इंटीग्रेट करूंगा कि यहां पर कर्व लिख दूं, कर्व इंटीग्रेट 0 to a, कर्व को कैसे इंटीग्रेट करूं, कोई फंक्शन होगा तो वही तो इंटीग्रेट होगा, है ना। तो कर्व को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इस कर्व में इक्वेशन में, इस कर्व की इक्वेशन में y के बराबर क्या है, समझ रहे हो ना। इसी इक्वेशन में y के बराबर क्या है वो चीज आपको इंटीग्रेट करनी है। y बराबर ही तो fx होता है ना, तो y के बराबर क्या है। तो आपके पास इस कर्व की इक्वेशन क्या है भाई, इस कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की इक्वेशन यही तो है, हैं? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। आपको लिमिट समझ में आ गई, लिमिट कहां से कहां तक लेनी है। आपको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, यहां पर आ गए, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो आपको ये नहीं पता था कि यहां पर पॉइंट क्या है, तो इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से कोई फायदा नहीं था, ठीक है। आप यहां से ड्रॉ कर सकते हो, यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कर ले लीजिए, ठीक है, -2 से लेकर 2 तक ले लीजिए, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि यहां से यहां तक ड्रॉ कर लें, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, उसका 4 टाइम कर दें तो बात बन जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस कर्व को इंटीग्रेट करिए। भाई इस कर्व को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है,
इस कर्व को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि इस कर्व में y के बराबर क्या है, ठीक है ना। यदि मैं लिमिट कहां पर ले रहा हूं, किस पे लिमिट ले रहा हूं, x एक्सिस पर। यदि मैं लिमिट y एक्सिस पर लेता, लिमिट ऐसी लेता, यहां से लेकर यहां तक 2 होता, यदि लिमिट में y एक्सिस पर लेता तो इस कर्व में x के बराबर क्या है उस चीज को मैं इंटीग्रेट करता। ये बात दो तरह से हो सकती है, मैं लिमिट किस पे ले रहा हूं, x एक्सिस पे ले रहा हूं या y एक्सिस पे ले रहा हूं। यदि लिमिट में x एक्सिस पे ले रहा हूं तो कर्व में y के बराबर क्या है वो चीज इंटीग्रेट करनी है, ठीक। y के बराबर क्या है, तो इस कर्व में भाई y के बराबर क्या है, तो y के बराबर आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर कितना आएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या आएगा, अब आप ये कह सकते हो कि एरिया ऑफ सर्किल क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल आएगा 4 टाइम। आप समझ रहे हो 4 क्यों होगा, कि 0 से लेकर 2 तक मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा, मींस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो ये एरिया आएगा खाली ये वाला। इसका 4 टाइम करूंगा तो पूरे सर्किल का एरिया आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला था शायद आपने पढ़ा हो तो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या फॉर्मूला था ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फॉर्मूला याद है क्या, हाँ पूरा इंटीग्रेशन खत्म कर लिया हमने। हाफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ हाफ है कि यहां पर a/2 है, x/2 है, हाँ x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है ये आएगा ना। तो आप इस फॉर्मूला को लगाओगे, अब फॉर्मूला नहीं याद रहता है बेचारा, बहुत लंबा है, क्या करें, वो वहाँ पड़ोसी तो बता नहीं पाएगा एग्जाम में, क्यों पड़ोसी अपना काम कर रहा होगा तो फॉर्मूला बता रहा होगा, वैसे पड़ोसी पर निर्भर मत रहिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये 4 टाइम x/2, x यहां पर कितना है, x ही है, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए 4 है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है 4 है, तो 4/2 साइन इनवर्स x/2, 0 to 2, यही तो आएगा सब, है। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब इसमें 2 पुट करेंगे तो यहां साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये 4 आएगा, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ठीक है। फिर माइनस 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स 0। कहानी इतनी आई नहीं आई है, समझ रहे हो, कोई खास परेशानी आ रही है क्या, अरे भाई इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना कोई एरिया बाउंड्री रीजन की प्रॉब्लम नहीं है, इसको कैसे इंटीग्रेट करा जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने में क्या फॉर्मूला अप्लाई करा जाएगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा, भाई साहब ये एरिया बाउंड्री रीजन का कंसेप्ट नहीं है। एरिया बाउंड्री रीजन का कंसेप्ट था ग्राफ बना दिया था, कर्व बना लिया था, बाउंड्री ले लिया था, ठीक है ना, तो ये बात बनी। तो यहां पर ये क्या रहेगा, 4 रहेगा, ये 2 रहेगा, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन 1 π/2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4π, तो एरिया निकल आ गया,
यहाँ पर हमने खाली आपको एक कर्व को बताया है, एक से ज़्यादा कर्व भी बाउंडेड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने दिमाग में पहले इस बात को अच्छी तरह सेट करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें, खुद स्टार्ट करें क्वेश्चनों को, ठीक है। एक एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, और निकालने के बाद में जब नहीं आए तब हमसे प्रॉब्लम पूछें, ठीक है ना। चलिए अच्छी तरह से स्टार्ट करिए क्वेश्चनों को।